नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहां पे 14 जून और शुरू करते हैं 14 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भी हाल ही में वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्हें इलेक्ट किया गया है इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें देखिए अभी हाल ही में कुछ देशों को यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया गया है। तो उन देशों में कौन कौन शामिल है? अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन, या सभी के सभी? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। यस, ऑल ऑफ दीज। देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे 5 देश आए अभी। अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबोन है, घाना है और यूएई। इन्हें देखिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है इन द यूएनएससी यानी कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ टेम्पररी मेंबर्स। आप जानते हैं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो 15 सदस्य हैं जिसमें से 5 यहाँ पे स्थायी हैं और 10 कैसे हैं? अस्थायी हैं, जिनका कार्यकाल बदलता रहता है। देखिए इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो एस्टोनिया, नाइजर है, सेंट विंसेंट है, टूनिशिया है, वियतनाम है। इनका कार्यकाल हो गया पूरा खत्म और ये जो 5 देश हैं इसमें चुने गए हैं। देखिए अगर बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जैसा को मैंने पहले बताया कि ये सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है। देखिए वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी फैसले को निरस्त कर सकती है। इसके बारे में देखिए कभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस, चाइना और रशिया। वैसे बता दो ये वही देश है जिनके कारण यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हम स्थायी देशों की बात करते हैं। देखिए इन 10 स्थायी देशों में से 2 आएंगे एशिया कॉन्टिनेंट से, 3 आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, 2 आते हैं देखिए लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन समूह से, फिर एक आता है ईस्टर्न यूरोपियन से, यूरोप के देशों से, और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोप और बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें से। ये इनकी टर्मिनोलॉजीज है जो बनती रहती है। एक बात और बता दूं, सुनो, ये जो 5 मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कभी भी जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पद पे नहीं जा सकते। यस मेरे साथियों, जो आम सभा होती है जिसे महासभा कहते हैं, जिसे विश्व के लघु संसद भी कहा जा रहा है, उसके प्रेसिडेंट के पद पर या आप कह सकते हैं उसके अध्यक्ष के तौर पर इनमें से कभी भी कोई सदस्य जाने वाला नहीं है। 5 परमानेंट मेंबर्स का कोई भी सदस्य इनका जो मुख्य अध्यक्ष है नहीं बन सकता, आम सभा का, जनरल असेंबली का। अब देखिए बात करते हैं भारत की। सर क्या भारत यहाँ पे यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर्स में? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में कभी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन संभावना बनी हुई है। लेकिन बात करते हैं कि भारत अभी तक 8 बार, कितनी बार मेरे साथियों पे? 8 बार यहाँ पे भारत देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हो चुका है। सबसे पहले हुआ था 1950 में, फिर 67 में, 72 में, 77 में, 84 में, 91 में और 2011 में, और अभी लेटेस्ट यहाँ पे 8वीं बार चुना गया है 2021-22 के लिए। ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए उस समय भारत के साथ में इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, ये 5 देश थे जो चुने गए थे इसके मेंबर्स के रूप में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में या कि चीफ जस्टिस के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नियुक्ति हो जाए तो वहां से तो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। इसका सही आंसर यहाँ पे संजय यादव जी। यस, तो संजय यादव जी देखिए यहाँ पे चुने गए, यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। चलिए इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मेरा है, अगर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के मेन जस्टिस को या चीफ जस्टिस को शपथ यानी कि ओथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल या आप कह सकते हैं स्वयं राष्ट्रपति? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, मैं बेसब्री से आपके कमेंट का वेट करूंगा। चलिए देखिए हम जब बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। प्रेसिडेंसी बैंक्स की प्रेसिडेंसी देखिए हम जब बात कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय हुआ करते थे उनके बाद यहाँ पे सबसे बड़े उच्च न्यायालय में से एक है, और जजों की संख्या के आधार पे ऑन द नंबर ऑफ द जजेस ये भारत के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक माना गया है। तो 17 मार्च 1866 को ये स्थापित हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से वो कौन सी ऑस्ट्रेलियन सिटी है जिसे जो होस्ट करने वाली है 2032 के ओलंपिक्स गेम्स को? यस, इसका नाम अभी देखिए आया था, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ कारण थे, मेरी तबीयत एक्चुअली सही नहीं थी, इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपको मैं कल कराता वैसे, लेकिन आज करा देता हूं। तो इसका जो सही आंसर है देखिए साथी वो है ब्रिस्बेन। यस, अगर आप ध्यान से देखिए ब्रिस्बेन को,
तो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है डेफिनेटली। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। ये छोटा देश नहीं है, कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जो इधर पड़ेगा, यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी है, नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये है क्वींसलैंड जो सबसे ज्यादा हरा भरा भी है और विकसित भी है, और नीचे देखिए पे साउथ वेल्स है। तो क्वींसलैंड की जब बात करते हैं तो वहीं पे देखिए ब्रिस्बेन है, वहीं पे गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट भी फेमस था अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, इसी के ऊपर पड़ता है ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन में होने वाला है 2032 का ओलंपिक गेम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से और बनता है। देखिए कई बार ना आपसे सिटीज की जो क्रम है, सिटीज की जो देखिए हायरार्की है वो आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ब्रिस्बेन के बाद गोल्ड कोस्ट है, फिर यहाँ पे न्यू कैसल है, सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है, ये बता रहा हूं, फिर एडिलेड है, पर्थ है। ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए ये जो सिटीज है ना पढ़ने वाली है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में। अब देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा एक कह दिया गया है कि 2032 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। 2021 का हो रहा है टोक्यो में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 का एक्चुअल में लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2024 का होने वाला है पेरिस फ्रांस के अंदर, 2028 का है लॉस एंजलिस में, और 2032 का कहां पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बारे में, तो देखिए ये बना था 23 जून 1894 को, लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है, और थॉमस बैच अभी देखिए प्रेसिडेंट है। चलिए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो साथियों बता दो, ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन में, यानी कि 14 जून को। यस, तो 14 जून की देखिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे विश्व के अंदर विश्व रक्तदाता जो दिवस है मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए और ब्लड डोनेशन से जुड़ी जो मिथ है और मिसकंसेप्शन है उन्हें दूर करने के लिए ये जो दिवस है मनाया जा रहा है। देखिए रक्तदान बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप यहाँ पे रक्तदान करने में सक्षम हैं तो रक्तदान जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आपको बहुत सारी बीमारियों से देखिए यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या पता आपके एक रक्तदान करने से यहाँ पे किसी की नई जिंदगी बच जाए। तो रक्तदान जरूर कीजिए यदि आप उसके यहाँ पे सक्षम है, उस काबिल है। तो देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया, आपके साथ थीम दी गई है, जिसका देखिए जो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। हम देखिए जब बात करेंगे तो ये हर साल मनाते हैं 14 जून को मेरे साथियों। ये बात यहाँ पे की जा रही है, 2005 से ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा था। और देखिए WHO और यहाँ पे हम जब बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी और उनके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा इसे मनाया गया था। अब क्वेश्चन बनता है सर क्यों मनाया गया? देखिए अगर हम आज की बात करें, 14 जून की बात करें, तो 14 जून 1868 को 1868 को हम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं मेरे साथियों, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन बनता है सर ये कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? देखिए हम जब बात करेंगे ना कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में, तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनका यहाँ पे खोज की थी। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए बी है, ओ है, यहाँ पे बी है, इन सब की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे सर कि इस साल का जो यहाँ पे वर्ल्ड डोनर डे मन रहा है, या ब्लड डोनर डे जो मनाया जा रहा है वो कहां पे हो रहा है? देखिए तो वो हो रहा है यहाँ पे इटली के अंदर। यस, तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे कहां पे हो रहा है? देखिए इटली में, और बेसिकली देखिए हम जब बात करते हैं वो रोम के अंदर है। ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए ये सिंपल सी बात है। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर है, जब देख पाएंगे मेरे साथियों, तो कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के रूप में इस डे को मनाते हैं। और 1930 में 1930 में इन्हें देखिए इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब बात करते हैं वो ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे कोविड जो तनावग्रस्त ग्राहक थे, देखिए कोविड के अंदर जो परेशान लोग हैं ना, उन्हें थोड़ा सा देखिए रिलीफ करने के लिए, इकोनॉमिकल रिलीफ करने के लिए यहाँ पे एक पर्सनल लोन दिया जा रहा है जिसका नाम है कवच। तो जो कवच पर्सनल लोन स्कीम है ये किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई देखिए भारत के बहुत बड़े बैंक के द्वारा जिसका नाम है आरबीआई। नहीं साथियों, आरबीआई कभी भी ऐसे आपको डायरेक्टली लोन देने वाला है नहीं। देखिए आरबीआई भले ही बड़ा बैंक हो लेकिन आप उसमें अपना खाता नहीं खोल सकते। तो आरबीआई के बाद जो बैंक है ना वो है एसबीआई। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई इज द राइट आंसर। देखिए कई बच्चे आरबीआई बोलेंगे सर आरबीआई चलते कोई दिक्कत नहीं है। चलो
देखिए एसबीआई ने ऑफर किया है पे 5 लाख रुपए का जो लोन है, जिसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलने वाला और 3 महीने का फ्री मॉरेटोरियम मिलने वाला है। देखिए इसके देखिए हम जब बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम पर्सनल पर एनम इंटरेस्ट पे 8.50 पर एनम के इंटरेस्ट पर आपको ये लोन दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशंस को शो करना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी जो कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट है ना, वो लगानी बहुत जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा भैया आप लोन किस चीज के लिए ले रहे हैं, हर कोई अप्लाई कर देगा? तो ये 3-4 बातें इसमें बतानी पड़ेंगी आप लोगों को। बैंक स्टेटमेंट की नीड बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो 5 लाख रुपए तक का जो देखिए आपको पर्सनल लोन है वो मिल जाएगा। वैसे बता दूं मेरे साथियों, जो पर्सनल लोन्स हैं इन्हें यहाँ पे भारत में महंगे लोन्स में शामिल किया गया है। वैसे अपने खर्चों के लिए लिए जाने वाले लोन्स में पर्सनल लोन सबसे ज्यादा महंगा होता है। कई कई बैंकों में इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 20-20% तक चली जाती है। अच्छा, एसबीआई को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, जरा समझिए। अभी वर्तमान में देखिए जो चेयरपर्सन है वो है दिनेश कुमार खर्रा जी। देखिए हम जब बात करते हैं, हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में और 1 जुलाई 1955 को बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर। यस मेरे साथियों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि एसबीआई की स्थापना यहां पर किस बैंक को मिलाकर की गई थी। तो 1921 में देखिए बहुत ही फेमस बैंक हुआ करता था पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर यहाँ पे एसबीआई की स्थापना की गई थी। आपके लिए एक छोटा सा ऑप्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर। आप देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि यहाँ पे वो हम जब बात करते हैं कमेटी के बारे में, तो यहाँ पे वो कौन सी कमेटी थी, वो कौन सी देखिए यहाँ पे कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। अच्छा, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आंसर भी दे दिया करो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका आंसर को कल की वीडियो में जरूर देने वाला हूं, और जिनके आंसर यहाँ पे सही होंगे ना उन्हें मैं पर्सनली यहाँ पे देखिए कमेंट्स के अंदर आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी, आपको एक हार्ट शेप मिल जाएगा वहां पे, या मैं कोशिश करूंगा कब ये चीज आपको हो जाए। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं ताकि आपका एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़े कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएंगे कि कौन सी कमेटी है जिसके आधार पर यहाँ पे एसबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए हम देखिए बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए पे माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के देखिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार जी। देखिए हम जो बात करते हैं माई लैब के बारे में, ये पुणे बेस्ड यहाँ पे देखिए एक बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कवरी कंपनी है। देखिए जब बात की जाएगी, इन्होंने क्या किया था, पहला कोविड-19 का सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट को यहाँ पे बनाया था जिसका नाम है कोविशील्ड, जो 250 रुपए के आसपास कीमत थी। और देखिए हम जब बात करते हैं कोविड-19 के अंदर जो एंटीजन है, देखिए उसी कारण यहाँ पे 19 जो कोविड-19 होता है ये पॉजिटिव है कि नहीं, इसका आपको टेस्ट मिल जाएगा देखिए विद इन 15 मिनट्स। तो उसी के देखिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार जी। ये यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बता दी। देखिए तो आईसीएमआर के द्वारा देखिए कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में थी। हम जब बात करते हैं आईसीएमआर के बारे में, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, देखिए बलराम भार्गव इसके डीजी है और 1911 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जब बात करेंगे वो ये है, अभी हाल ही में देखिए भारत ने किस देश के साथ भारत के जो श्रमिक हैं, भारत के जो लेबर्स हैं, उनकी भर्ती पर सहयोग के लिए यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर लिया है, तो वह है देखिए कुवैत के साथ में। अब देखिए बहुत सारे भारतीय हैं जो कुवैत में रह रहे हैं और कुवैत में उनकी मांग थी कि उनको पर्सनल असिस्टेंस दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है देखिए कि 24 घंटे का यहाँ पे असिस्टेंस मिलने वाला है जो डोमेस्टिक वर्कर्स है कुवैत के अंदर, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। देखिए सर कुवैत में ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए कुवैत की जब बात करते हैं वो गल्फ कंट्रीज में शामिल है, और जब बात करेंगे तो भारत का बहुत ही बड़ा जो व्यापार है ये कुवैत के साथ होता है, और बहुत सारे भारतीय हैं जो कुवैत में रह रहे हैं। अगर तकरीबन अंदाजा लगा लिया जाए तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास भारतीय है जो कुवैत में यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी निवास कर रहे हैं। और बहुत सारा देखिए कहीं ना कहीं जो धन है वो भारत की सरकार को ऐसे टैक्सेस में और रेवेन्यू के रूप में मिल भी जाता है। अब देखिए हम जब बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन के बारे में, तो कुवैत इज अ पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन। अब देखिए हम जब बात करते हैं जीसीसी के बारे में, क्या है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस है 6 देशों का, जिसमें ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। और इन्हीं कंट्रीज को देखिए हम साथियों एक साथ बोलते हैं द गल्फ कंट्रीज। ये बात की जा रही है। देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यूपीएससी की प्रीलिम्स में देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज। ये इस तरह से कोई यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो आपके माइंड में ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि गल्फ जो कंट्रीज का कॉपरेशन है, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स के अंदर ये कितने देश हैं जिनका यहाँ पे कोलैबोरेशन है, कितना अलायंसेस है। आप याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, पे 6 देश हैं। पहला है ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरेबिया। अच्छा, एक देश ने ना अभी कोशिश की थी कि वो उसमें शामिल हो जाए। आप मुझे कमेंट्स में बता पाए तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कभी ना कभी दूसरे वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो आप अगर बता पाए तो अच्छी बात है कि वो कौन सा देश है जिसने कोशिश की थी कि हमें भी यहाँ पे जीसीसी का मेंबर बना दिया जाए। देखिए, शेख सबा अल खलीद अल हमद अल सबा, ये बात की जा रही है कुवैत के यहाँ पे मुखिया के बारे में। और देखिए कुवैत सिटी यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे दिनार, कुवैती दिनार यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए देखिए, हम जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम जब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसे बोलते हैं यूएनसीटीएडी, इसके देखिए अपॉइंटमेंट किए गए एज हेड, वो कौन है? तो वो है देखिए यहाँ पे रेबेका पे ग्रिम्सपैन। तो रेबेका ग्रिम्सपैन को देखिए पे चुना गया है। आप देख पाएंगे कोस्टा रिका की यहाँ पे फेमस इकोनॉमिस्ट है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टा रिका की। अब देखिए इन्हें यहाँ पे चुना गया है और ये पहली वुमेन है सेंट्रल अमेरिकन से जो यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे हम जब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे पद के रूप में आई है। और देखिए हम जब बात करेंगे तो ये इकोनॉमिस्ट है कहां से? कोस्टा रिका से। सिंपल सा अपॉइंटमेंट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, अभी जो जनरल देखिए एंटोनी गुटेरेस है ना, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट 5 साल के लिए। ये शब्द को मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूएन की हम जब बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में, आम सभा के बारे में, तो 76वें यहाँ पे असेंबली के लिए, यहाँ पे 76 यहाँ पे सेशन के लिए जो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट होने वाले हैं, वो होने वाले हैं अब्दुल्ला शाहिद। और ये आते हैं भारत के पड़ोसी देश आते हैं मालदीव से। ठीक है, भारत की जब बात करेंगे तो भारत को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 2022 से लेकर 2024 के टर्म के लिए दोबारा चुना गया है। और 54 मेंबर्स होते हैं जिसमें चुने जाते हैं, और इन 54 मेंबर्स को देखिए चुना जाता है यूएनजीए के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा। ये सारी बातें आप यहाँ पे जानते होंगे। चलिए देखिए, यूएन की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए में देखिए हेडक्वार्टर पड़ता है। 24 अक्टूबर 1945 को देखिए इसका निर्माण हुआ था। और एंटोनी गुटेरेस हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये बात को मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वो कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने यहाँ पे प्रबंध पोर्टल को जारी किया है? तो प्रबंध पोर्टल को जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो है देखिए पे शिक्षा मंत्रालय, जिसे बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा यहाँ पे प्रबंध पोर्टल को जारी किया गया है। और ये समग्र शिक्षा देखिए समग्र शिक्षा मिशन के तहत या स्कीम के तहत यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब ये बेसिकली आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हो चुके हैं, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना स्कूल बीच में छोड़ दिया है या अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं किया, तो वो क्या कारण थे और किस कारण से वो बच्चे स्कूल से बाहर चले गए थे? क्या उनमें यहाँ पे लड़कियों की संख्या भी ज्यादा थी? तो इनका देखिए पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही यहाँ पे जारी किया जाने वाला है। ये बात आपको बता दूं देखिए साथी। तो देखिए हम जब बात करेंगे इसमें ये बात की जा रही है प्रबंध के बारे में, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम है प्रबल। और देखिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स भी इसमें डेवलप किए जाएंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए मैप किया जाएगा और उनकी किसी प्रकार से जो स्कूली शिक्षा है वो बीच में ना रुके। ये बात यहाँ पे की जा रही है। जो समग्र शिक्षा है ये बेसिकली फोकस करता है पे गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर। ये बात आपको शायद पता होनी चाहिए थी। चलिए यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं होम इन द वर्ल्ड, अच्छा देखिए ये जो किताब है लिखी है अमर्त्य सेन जी ने, जो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो अमर्त्य सेन की ये जो किताब है ये इस साल आ जाएगी यहाँ पे जुलाई के अंदर। ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए हम जब बात करते हैं तो अमर्त्य सेन की मैंने बात बता दूं कि 1998 में 1998 में इन्हें मिला है विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी की फील्ड के अंदर। और 1999 में एक वर्ष बाद इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के वो कौन से पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे साथियों, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन जी। वैसे अमर्त्य सेन जी का जो नाम है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था।
चलिए, अब बहुत सारी पुस्तक है जिनके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये भी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई किताब है। अच्छा, लेटेस्ट इन्हें देखिए अवार्ड दिया गया था, चलो इसमें हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 मैग्नेट्स थे जो पिछले लॉकडाउन के अंदर यहाँ पे यात्रा किए थे 1232 किलोमीटर की। ये किताब भी अभी हाल ही में चर्चा है, और इस किताब के ऊपर देखिए यहाँ पे हॉटस्टार डिज्नी पे देखिए एक डॉक्यूमेंट्री है जो बन चुकी है। तो विनोद कापरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। फिर यहाँ पे सावरकर और लेगेसी के ऊपर किताब है विक्रम संपत के द्वारा। यहाँ पे रवि शास्त्री की देखिए बायोग्राफी भी आई है जिसमें द प्लेयर्स इन माय लाइफ स्टार गेजिंग, ये किताब है। फिर देखिए सलमान रशीद की किताब है यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे नीना गुप्ता की अभी बहुत फेमस किताब चल रही है सच कहूं तो। और देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं एएस बसीन के बारे में, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये किताब है अभी जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया कि नमस्ते जो योगा अभियान है या मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअल में ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो नमस्ते योगा जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। देखिए हम जब बात करेंगे इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात की जा रही है, तो बी विथ योगा बी एट होम एक थीम है जो इस साल लाई जाएगी। और देखिए इसमें 10 एपिसोड है जिसमें योगा पोर्टल्स को जारी किया जाएगा और टेलीकास्ट करेंगे डीडी इंडिया पर। और इसे देखिए प्रोड्यूस किया जाएगा पे मोरारजी राव देसाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योगा के द्वारा। तो देखिए हम जब बात करें तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर और किरण रिजिजू जी के देखिए इनके द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए जो नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है। आप देख पाएंगे ये कि बी विथ योगा बी एट होम, ये इसकी टैगलाइन है जो दी जा रही है। देखिए तो दिसंबर 2014 के अंदर यूएन में देखिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इसे विश्व भर के अंदर विश्व योगा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए, और 2015 में देखिए इसे पास कर दिया गया था। और पहली बार जो राजपथ है भारत के अंदर वहां पे योगा को सेलिब्रेट किया गया, विश्व भर के अंदर भी सेलिब्रेट किया गया, और भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, तो श्रीपद नाइक देखिए मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज में। 9 नवंबर 2014 को मंत्रालय बना था, हेडक्वार्टर पर था नई दिल्ली के अंदर। चलिए देखिए हम जब बात करते हैं तो इनमें से किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज ए इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर द क्लाइमेट एक्शन रिसेंटली, तो ये बनी यहाँ पे देखिए सुनीता नारायण जी। देखिए सुनीता नारायण जी को देखिए इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में यहाँ पे चुना गया है फॉर द एनवायरमेंटल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। और देखिए स्वीडन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। इन्हें देखिए 2005 में यहाँ पे पद्मश्री मिला था भारतीय सरकार के द्वारा। 2016 में देखिए यहाँ पे टाइम मैगजीन के अंदर यहाँ पे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में शामिल थी। और हम देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे स्वीडिश कार्ल मॉलिन की इंडिया में देखिए एम्बेसडर रह चुकी है, यहाँ पे बात की जा रही है इनके बारे में। चलिए यहाँ पे कौन से पहले भारतीय है जिन्होंने ताइक्वांडो एथलीट में देखिए यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए, तो वो है देखिए यहाँ पे अरुणा तंवर जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अरुणा तंवर ने देखिए यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है और ये पहली ऐसी भारतीय महिला बन चुकी है। ये 21 वर्ष की देखिए बालिका एक्चुअली दिखाया है, तो 21 वर्ष की अरुणा तंवर है जो देखिए अंडर 49 कैटेगरी के अंदर पहले से भारतीय हैं जिन्होंने टाइक्वांडो में क्वालिफाई किया है यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए। तो अगर बात की जाए इंडिया ताइक्वांडो प्रेसिडेंट के बारे में, वो है नामदेव यहाँ पे श्रीओंकर, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक्स होने वाले हैं इस बार देखिए 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच में। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आई है देखिए कि 3 इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिसमें प्रमोद भगत है, तरुण धिल्लोन है, कृष्ण नगर है, और देखिए शटर है पलक कोहली जिन्होंने क्वालिफाई किया पे टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब आते हैं देखिए हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन से। आपके लिए वहां पे देखिए बेस्ट एजुकेटर्स के जो बैचेस है वो आने वाले हैं। मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का बैच इस बार लॉन्च होने वाला है, जहां पर मैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स तक की जो बेस्ट ज्योग्राफी वो कराने वाला हूं, और उस बैच से बाहर कुछ नहीं है, ये मांगे चलेगा। यदि आप एसएससी एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए देखिए 2 बैचेस आए हैं, एक है संकल्प और दूसरा है सफलता, जिसमें आपको बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। और 16 जून से ये बैच शुरू किया जाएगा मेरे साथियों। और इस संडे सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए इस संडे वाईफाई स्टडी पर मेरी 12 घंटे की लगातार मैराथन है, जिसमें 1 डे एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, खासकर ह्यूमन बायोलॉजी के, मैं सारे उसमें कवर अप करने वाला हूं। तो उस संडे को वाईफाई स्टडी पर आना
करना मत भूलिएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होती है और सबके सब्सक्रिप्शन देना पॉसिबल नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे का कॉम्बो पैक लीजिए बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10। ये पड़ेगा आपको देखिए मात्र 14,395 रुपए के अंदर। तो इससे बेहतरीन ऑफर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। और देखिए हम जब मैं आपको बता दूं कि सिंपली मेरा कोड यूज कीजिए, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। ठीक है साथियों, ये छोटी सी बात मैंने बता दी है। अब देखिए इस संडे होने वाला है एक बेहतरीन कॉम्बैट भी, तो आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं बाय टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको सिंपल देखिए कुछ नहीं करना है, पे अनलॉक करना पड़ेगा बाय यूजिंग माय कोड। अप्लाई कीजिए, अनलॉक कीजिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, पीडीएफ की शिकायत रहती है कई साथियों को, तो पीडीएफ कहां मिलेगी? आपको मिलेगी हरीश तिवारी सर अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से। वैसे इस कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको जो पीडीएफ है वो पिन करा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इससे जुड़ जाइए, आपको मेरी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो साथियों किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर ऑल दिस, इस शानदार सेशन के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में। और वर्ल्ड अफेयर्स पे देखिए आपको इसी तरह से बेहतरीन करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहेंगे। तो साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।